So we are taking up today's solutions first. सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से जो चीज हमें सबसे पहले पिक करनी है, मैंने लिखी हैं, दो ही हैं। आपके पास कोई और टॉपिक में वीकनेस हो तो वो आप पूछ सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, तो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर है। हम सभी जानते हैं ये चैप्टर मेनली राउट्स लॉ और वेपर प्रेशर के अराउंड चलता है, लेकिन यहाँ पर जो कंफ्यूजन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती है वो हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ कहता है कि आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी आएगी। अब जब हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो हम इसको सॉल्युबिलिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं that partial pressure is equals to kH into weight of gas। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं partial pressure of gas is equals to Henry constant into mole fraction। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Henry constant into molality upon 55.56। All these expressions holds true for a particular gas। यहां पर जब हम बात करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास वेट ऑफ गैस लिखा है। ये एक्सप्रेशन सिर्फ तब लगता है जब गैस सेम हो। आप सेम गैस को अलग अलग टेम्परेचर पर स्टडी कर रहे हो, अलग अलग प्रेशर पे स्टडी कर रहे हो। जब सेम गैस की बात करते हैं और प्रेशर P1, P2, P3, P4 रहता है, तो उस टाइम पीरियड पर ये एक्सप्रेशन लगा सकते हो। ये इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जो सभी जगह लगाया जाता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म एंड इट कैन बी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर। ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए है जहां पर गैस की सॉल्युबिलिटी पुअर है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज पुअर। अगर गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है तो हम ये रिलेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि हम गैस के मोल फ्रैक्शन की जगह मोलैलिटी अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो जब आप हेनरी लॉ लगाएं तो ध्यान रखें दैट पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस is directly proportional to solubility। that is the concept। और उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, राइट। एक मिनट दीजिए। हम जब सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, इन्हीं सभी फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ जी, हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ पूछना है? नो क्वेश्चन। सो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास वांट ऑफ फैक्टर। जब मैंने वांट ऑफ फैक्टर आपको पढ़ाया था उस टाइम भी समझाया था कि वांट ऑफ फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो वांट ऑफ फैक्टर को एक अच्छा स्टूडेंट जब रिवाइज कर रहा है तो लिख रहा है आई इज ग्रेटर देन 1, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 1। तीनों चीजों को लिखेंगे। आई इज ग्रेटर देन 1 व्हेन थ्योरेटिकल molecular mass is more than observed molecular mass। I is equal to 1 when these masses are equal, and I is less than 1 when observed molecular mass is more than theoretical molecular mass। I is equal to 1 means non-electrolyte in aqueous solution। Non-electrolyte in aqueous solution। यहां पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जब मेरे पास कोई भी सॉल्यूट डिसोशिएट हो जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास पर पार्टिकल इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे डिक्रीज हो जाता है। और आई इज लेस देन 1 तब होता है जब आप किसी भी एसिड को या फिनोल को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को या और फिनोल्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बेंजीन में, टॉलीन में,
कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये सभी एसिड्स और फिनोल्स और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि डिसोशिएट होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और एसोसिएट होते हैं। तो हमारे पास I इज लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन, I इज ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन, राइट। यहां पर I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल जब आपके पास अल्फा की वैल्यू 1 हो। अगर अल्फा 1 है तो I की वैल्यू नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल है, और यहां पर I की वैल्यू 1 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड। तो जो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं उनका नंबर लिखना है। मतलब अगर 2A से हमने A2 बनाया है तो I विल बी 1/2, और अगर हमने AB से A पॉजिटिव और B नेगेटिव बनाया है एंड I विल बी 2। लेकिन अगर हमारे पास पार्शियल आयनाइजेशन हो रही है या पार्शियल एसोसिएशन हो रही है तो I-1 अपॉन N-1 and alpha is equals to 1 minus I into N upon N-1. This is the fundamental difference between Van Hoff factors. हमने कहा जब भी आप किसी भी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो राउल्ट्स लॉ के बाकी सब कंसेप्ट आसानी से हो जाते हैं। जहां हम दिक्कत में आते हैं वो हेनरी लॉ या वॉन हॉफ फैक्टर है, जहां हम लगाना भूल जाते हैं। जब भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वॉन हॉफ फैक्टर को जरूर लगाए। जब हमने वॉन हॉफ फैक्टर पढ़ा था हमने कहा था डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई के बी एम, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम, पाई इज इक्वल्स टू आई सी एस टी। ये आप टर्म्स एज इट इज लगा सकते हैं, लेकिन जब आप डेल्टा पी अपॉन पी नॉट लगाते हैं तो जरूरी है कि आप आई को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लगाएं, क्योंकि आई का मतलब है इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। इसी से रिलेटेड एक टर्म एंट्रेंसेस में आ जाती है ऑस्मोलैरिटी, दैट इज आई इनटू। हमने पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर लगती हैं जब उनमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है, और जब भी आप डाइल्यूट सॉल्यूशन वर्ड कह देते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें मोलालिटी और मोलारिटी नियरली इक्वल है। इसलिए आप लोगों ने इसमें नहीं उलझना है कि यहाँ मोलारिटी क्यों दी है, यहाँ मोलालिटी क्यों दी है। अगर सपोर्टिव डेटा डेंसिटी का गिवन नहीं है तो एज्यूम कर लेना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जामिनर ने कंसीडर किया होगा, इसलिए मोलालिटी और मोलारिटी को बराबर कर दिया, राइट। तो जब हम सॉल्यूशंस की तैयारी करें तो हेनरी लॉ में ये याद रखें कि मुझे पार्शियल प्रेशर लेना है गैस का अपना प्रेशर, टोटल प्रेशर नहीं लेना है जो उसके सरफेस पर लग रहा है। अगर 2, 4, 5 गैसेस बम्बार्ड कर रही हैं तो हमें सिर्फ वो प्रेशर लेना है जो उस गैस का है जिसकी वजह से डिसोल्यूशन हो रही है। इसी तरह वॉन हॉफ फैक्टर को परमानेंट फॉर्मूले का पार्ट बनाएं कि आपको याद ही आई के बी एम आए। अब आई वहां पर 1 लेना है, 2 लेना है, ग्रेटर देन 1 लेना है, लेस देन 1 लेना है, वो हमने क्वेश्चन की सिचुएशन में सोचना है, राइट। So this is the way we have to work upon solution.